नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मेरे 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं, मैंने हिस्ट्री के चौथा लेसन करा दिया है, जर्मनी और एकीकरण का, और आज मैं हिस्ट्री का 5वां लेसन लोकतंत्र पॉलिटिकल में प्रवेश कर गया हूं मैं। इसके लिए भी बधाई आपको सबको। तो आपको हिस्ट्री के मैंने 4 लेसन करा दिए और पॉलिटिकल 5वां लेसन में शुरू कर दिया हूँ। ये लेसन आपको पता है कितने नंबर का आएगा? एक यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आएगा और एक आएगा 4 का। तो एक तो 1 नंबर का आएगा और 4 का आएगा। और बहुत शानदार टॉपिक है लोकतंत्र। आप पीछे क्लासों में पढ़ के आए हो। लोकतंत्र अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से है, और पहले भारत में आपको पता है मतलब देशों में राजतंत्र हुआ करता था। तो आपको पता है लोकतंत्र अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के शब्द से कह सकते हैं हम। अंग्रेजी के वैसे डेमोक्रेसी शब्द से हैं, और डेमोस प्लस क्रेस या जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा शक्ति। और लोकतंत्र की सबसे बढ़िया परिभाषा आती है इब्राहिम लिंकन की। तो आपको ये ध्यान में रहे, एक नंबर का, एक 4 नंबर का। आपको पता है सबसे पहले इब्राहिम लिंकन था, एक अमेरिका का राष्ट्रपति था इब्राहिम लिंकन। तो इब्राहिम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी, आपको पता है, जनता के लिए शासन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, परिभाषा है किसकी? आपको पता है, ये जनता के द्वारा जनता का शासन। तो ये इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है, इब्राहिम लिंकन। और आपको पता है भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र मानता है। लोकतंत्र के 2 स्वरूप है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष जो विकसित देश होते हैं नहीं, ये ध्यान में रखना, विकासशील देश, उसमें आपको पता है प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। और जो विकसित देश है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे स्विट्जरलैंड जो एक शहर है, स्विट्जरलैंड एक देश है, स्विट्जरलैंड के को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है? तो आपको पता है स्विट्जरलैंड के संविधान को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। विकसित देशों में प्रत्यक्ष है और विकासशील देशों में आपको पता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। सिले ने भी परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? भाग होता है। तो कुछ परिभाषाएं भी आ सकती है कि लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। तो लोकतंत्र की परिभाषा इब्राहिम लिंकन की सबसे टॉप परिभाषा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। या शासन लग जाएगा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। या ऊपर इस चीज को इब्राहिम लिंकन ने कहा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और यदि मैं, ये तो हो गई आपकी परिभाषा। एक और परिभाषा आ जाए आपको, सिले ने इसकी परिभाषा भी की थी। सिले ने कहा था, सिले के अनुसार लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है। इस चीज को आपको समझना है कि सिले ने कहा कि लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? भाग होता है। आपको पता है बहुत शानदार परिभाषा कि लोकतंत्र वही होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, अमीर गरीब में किसी तरह भेदभाव नहीं हो। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और सिले ने कहा लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? भाग होता है। इसको भी आपको विशेषता क्या करनी है, समझनी है। तो सिले की और आपको पता है इससे इब्राहिम लिंकन की दोनों परिभाषाएं परीक्षा में आती है। तो आज हम लोकतंत्र को बारे में पढ़ रहे हैं। 2 मैंने आपको बता दिया शासन है, और भारत का लोकतंत्र सब बड़े देशों में सबसे टॉप माना जाता है। इस चीज को आपको समझना है। तो ये 5वां लेसन है। देखिए लोकतंत्र मैंने पॉलिटिकल में प्रवेश कर लिया है। हिस्ट्री मैंने 4 लेसन था, हिस्ट्री के चारों लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और एकदम एग्जिट एक 4 नंबर का, मतलब पहला लेसन था वो 5 नंबर का था, दूसरा 5 नंबर का, 5वां 10 और 6, तीसरा 6 नंबर का, 10 और 6 16, 16 4 20 नंबर का मैंने आपको हिस्ट्री का मैटर कंप्लीट करा दिया है। अब है लोकतंत्र का अर्थ है विभिन्न प्रकार।
लोकतंत्र का अर्थ, सबसे पहले अंग्रेजी शब्द मैंने आपको बताया था लोकतंत्र, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र। एक ही बात है, लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। तो इस चीज़ को हमें ये इसको समझना है। तो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा, ग्रीक कह दो, लेटिन कह दो, चीज एक ही है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये डेमोस, ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस या क्रेटिया के सहयोग से बना है। कौन सा शब्द है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हम भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक क्या है देश है। तो आपको पता है अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के शब्द से, ग्रीक मतलब लेटिन कह दो, ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया के सहयोग से बना। यदि भी डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, आपको पता है प्रजातंत्र भीड़ित होता है, भारत देश एक प्रजातंत्र का उदाहरण है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया है, न कि भीड़ से तो किया जाने लगा। क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, क्रेटिया का अर्थ क्या होता है? शक्ति, जनता की शक्ति। इसका शाब्दिक अर्थ दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। क्या होती है? जनता की। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होती है? जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन। इसमें तीन अंतर संबंधित है। ये निर्णय लेने की एक विधि है, बिल्कुल आपको पता है लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं जल्दी से निर्णय, राजतंत्र में निर्णय नहीं लिए जाते। आज देख लो भलाई उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया की स्थिति, या पहले देख लो लुई, आपको पता है फ्रांस की क्या थी, लुई 16वें अत्याचारी था, लुई 15वें अत्याचारी था। लुई 15वें तो यहाँ तक कह दिया था मेरे मरने के बाद देश की प्रलय हो जाएगी फ्रांस की। लुई 14 कहता था, मतलब 14वां कहता था मैं ही राज्य हूँ, मतलब घमंड में कहता था। तो आपको पता है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, जहाँ पर राजतंत्र था वहाँ पर अत्याचार होते रहे, और जहाँ पर प्रजातंत्र था वहाँ पर अत्याचार नहीं रहा, जनता का शासन हुआ, जनता ने हमें चुना, इसलिए प्रजातंत्र बहुत अच्छा शासन था। ये निर्णय लेने की एक विधि है। कौन सी? लोकतंत्र। तो हम कह सकते हैं ये निर्णय लेने की क्या है? एक विधि है। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। कौन सा? लोकतंत्र। ये निर्णय लेने की एक विधि है, ये निर्णय लेने के एक सिद्धांतों का क्या है? समूह है। तीसरा, यह आदर्शनात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। ये आदर्शनात्मक मूल्य से लेने की क्या है? एक अवधारणा है। इस चीज को भी हमें क्या है? समझना है। तो ये आदर्शनात्मक मूल्यों से संबंधित क्या है? एक अवधारणा है। इस चीज को आपने समझा। उसके बाद में देखिए आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का ही रूप माना जाता है। आज के युग में, मॉडर्न युग में, आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। ब्रन्स के अनुसार ये परिभाषाएं तो आपको विशेषता है। ब्रन्स ने कहा लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ, इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़े होते हैं। तो ब्रन्स ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसा समूह है जिसके अनेक अर्थ हैं, जिसके साथ भावनात्मक अर्थ जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझना जरूरी है। हम उसके विभिन्न रूप से जुड़ी अवधारणाओं से क्या है? परिचित है। अब ये लोकतंत्र के विविध, आपको पता है राजनीतिक लोकतंत्र भी होता है, आर्थिक लोकतंत्र भी होता है, सामाजिक लोकतंत्र होता है। इसके रूप है कई, तो हम आज इसके रूप के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के विविध रूप, यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है, देखना ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक लोकतंत्र राजनेताओं का लोकतंत्र, सामाजिक समाज में लोकतंत्र क्या है, क्या सामाजिक लोकतंत्र को खाया पिया जा सकता है? तो आपको पता है आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों से संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हो, सामाजिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हो, एक और है इसके आगे आर्थिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। तो एक एक की परिभाषा दी गई है। देखिए ये देखो आर्थिक लोकतंत्र मैंने बताया, पहला राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर का। तो सबसे पहले है राजनीतिक लोकतंत्र। आपको पता है राजनेताओं के द्वारा जो लोकतंत्र होते हैं उसको राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। देखो राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो राजनीतिक लोकतंत्र का क्या नाम हो गया? व्यक्तिवादी लोकतंत्र हो गया। तो राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में, अतीत मतलब वर्तमान में, इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता है, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था। मॉडर्न युग में इसे आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई थी। पश्चिमी देश मतलब यूरोपीय देश, इन देशों से हुई थी, अमेरिका से, पश्चिमी देशों से हुई। अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह भी ध्यान में रखना है कि किस लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र कहा जाता है। तो आपको पता है पश्चिमी जो देश है मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद है। मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स था, एक विद्वान, कार्ल मार्क्स एक विद्वान था। कार्ल मार्क्स यूरोप का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा था। क्या कहा था? पूंजीवादी लोकतंत्र।
इस चीज़ को आपको विशेषता क्या करना है, समझना है। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सा लोकतंत्र का पूंजीवादी लोकतंत्र की विशेष संज्ञा दी, तो हम कहेंगे राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी गई। आधुनिक युग में लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई, इसे हम पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा विद्वान था, कार्ल मार्क्स ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया था। तो ये तो हुई आपकी अच्छी बात। देखो तो आपको पूछा जा सकता है राजनीतिक लोकतंत्र, तो आपको रखना है राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में एक व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था। आधुनिक युग में लोकतंत्र की उत्पत्ति यूरोप के पश्चिमी देशों से उत्पत्ति पश्चिमी देशों में, इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता था। लेकिन मार्क्सवादियों ने या कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक पूंजीवादी लोकतंत्र में कहना क्या किया, पसंद किया। तो इस चीज़ को आपको यहाँ से समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए उदारवादी विचार कौन है, ये भी ध्यान में रखना। उदारवादी विचारों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में उल्लेख किया। भाई जो उदारवादी लोग थे, तो उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को कितने रूपों में, दो रूपों में। एक तो है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, एक शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। कितने भागों में, दो भागों में बांटा। एक राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, एक शासन के प्रकार के रूप में क्या है, लोकतंत्र। तो आपको पता है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, आपको ये ध्यान में रखना है। प्रश्न क्या है देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र मैंने बताया, तो आपको पूछा राजनीतिक लोकतंत्र को आपको बताया वर्तमान में अतीत में इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, और उसके बाद में कहेंगे आज आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और उदारवादी लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई। उसके बाद में पश्चिमी लोगों ने इसे पश्चिमी लोकतंत्र कहने लगे। उसके बाद मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा गया। इसको कई रूपों में बांटा गया। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में, एक राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, एक शासन के प्रकार के रूप में। तो सबसे पहले है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र कहता है लोकतांत्रिक राज्य से। आपको पता है राज्य का एक प्रकार है, नाम से पता चल रहा है कि राज्य के प्रकार के रूप में, तो हम कहेंगे वो लोकतंत्र जो राज्य के रूप में लोकतांत्रिक रूप राज्य में या डेमोक्रेटिक स्टेट से है। तो राज्य एक प्रकार को लोकतंत्र कहता है लोकतांत्रिक राज्य से। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है, कि जो संप्रभुता होती है उसका निवास जनता में होती है, मतलब जनता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। प्रभु सत्ता कहते हैं अपने आप को सर्वशक्ति ईश्वर के समान, जो प्रभु सत्ता का मतलब प्रभु मन भगवान, सत्ता मन सत्ता, भगवान के समान जिसे संप्रभुता होती है उसको प्रभु सत्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास है वो किसके हाथ में माना जाता है, जनता के हाथ में माना जाता है। इसलिए जनता के सरकार का निर्माण, उसके नियंत्रण, उसको पदच्युत करने की पूर्ण अंतिम शक्ति किसको है, जनता को है। तो हम कहेंगे कि राज्य के एक प्रकार को में जो बताया है, तो हम कहेंगे इस लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से। और इसमें लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है वो सारी प्रभु सत्ता का निवास किसके हाथ में, जनता के हाथ में। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण, उसको पदच्युत करने की पूर्ण अधिकार किसको है, जनता को है। इसलिए अंतिम शक्ति किसके पास हुई, जनता के पास हुई। दूसरे शासन के प्रकार के रूप में, समझ में आई। पहला आपको यदि वो पूछ ले कि उदारवादी लोकतंत्र कितने प्रकार है, तो आप बताना है एक तो राज्य के रूप में, एक शासन के रूप में। तो हम कहेंगे शासन के रूप में लोकतांत्रिक राज्य एक राज्य की अवधारणा से है। इसमें सत्ता, सारी प्रभु सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता ही सरकार को निर्माण बनाती है, जनता ही सरकार को नियंत्रण में रखती है, जनता ही सरकार को पदच्युत करती है। तो ये सारा किसके, अंतिम सत्ता किसके हाथ में हुई, प्रभु सत्ता जनता के हाथ में। दूसरी शासन के एक प्रकार के रूप में, तो ये भी चीज़ को समझना है कि शासन के एक प्रकार के लोकतंत्र कहता है लोकतांत्रिक शासन से। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष को विकसित और व्यवहारिक करो। ये उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। कि दोनों जो अवधारणाएं, एक तो कानूनी प्रभुसत्ता, विधिक की सत्ता, कानूनी प्रभुसत्ता, और एक राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। संक्षेप में ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाए, कि राजनीतिक प्रभुसत्ता है वो कानूनी सत्ता के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। फिर है देखिए राजनीतिक लोकतंत्र को एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपबोध है। आपको पता है ये भी पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन कि लोकतंत्र कितने भागों में बांटा गया है, ये चीज आपको ध्यान में। तो लोकतंत्र दो है, प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष, या कह सकते हैं शुद्ध लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषतः ध्यान रखना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में बांटी गई है, इसे ध्यान में रखना आपको। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या हम कह सकते हैं शुद्ध लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से। तो राजनीतिक लोकतंत्र को 2 अंग रूपों में लोकतांत्रिक शासन कह के 2 उपभेद है, ये ध्यान में रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतांत्रिक के 2 रूप बताइए, तो आपको बताना है पहला प्रत्यक्ष, या आगे ये अथवा में लिख देना शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष, या इसके आगे अथवा में लिख देना प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के कितने भाग है? तो 2, आपको ज़्यादा यही लिखना है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र या विशुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, ये उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र की मुख्यतः 2 रूपों में प्रचलित है। आधुनिक युग यानी जो आज मॉडर्न युग, इस युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप प्रचलित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कितने रूप हैं? 2 रूप में, एक संसदीय लोकतंत्र और एक है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। आधुनिक युग में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसके 2 रूप माने जाते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो ये से पूछेगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने भागों में बटे, तो आपको बताना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या तो ऐसे पूछेगा तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बता देना, और यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो विशुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि सरकार। फिर वो कह रहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 2 पार्ट है, एक तो है संसदीय लोकतंत्र और एक है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक राज्य व लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं भी है, इसको आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। तो देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र उदार संविधानवाद में विश्वास करता है। क्या करता है? आपको पता है, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में क्या करता है? जो आधुनिक जो राजनीतिक लोकतंत्र है उस संविधान के नियमों में क्या करता है? विश्वास करता है। इस चीज़ को आपको विशेषता क्या करनी है, समझनी है। तो आपको समझ में आई होगी कि राजनीतिक लोकतंत्र है वो किस में विश्वास करती है? संविधानवाद में विश्वास करती है। तो राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी और संविधानवाद में क्या करते हैं? विश्वास। दूसरा, ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है, बिल्कुल मानता है कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है नहीं, वो प्रभु सत्ता का निवास किस में है? जनता के, क्योंकि जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र का उदारवादी संविधानवाद में क्या है? विश्वास है। आपको पूछ सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मान्यता बताए, तो आपको पहला पॉइंट लगाना है, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में क्या करता है? मतलब लोकतांत्रिक आधुनिक राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। दूसरा, ये प्रभु सत्ता निवास जनता में मानता है। तीसरा, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य। राजनीतिक लोकतंत्र का जो पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है, वो लोकतांत्रिक राज्य है। इसका व्यावहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। चौथा है, जनता का शासन सरकार को नियुक्त करती है। बिल्कुल, जनता का शासन है वो जनता सरकार को क्या करें? नियुक्त करें। हम जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, या प्रधानमंत्री कौन चुनती है? जनता ही तो चुनती है। तो जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है और उसे हटा सकती है। जनता उसे बना भी सकती है, जनता उसे हटा भी सकती है, जनता उसे नियुक्त भी कर सकती है। ठीक है, तो जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है, उसे हटा भी सकती है। पांचवा, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होते। मतलब राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में अपने आप में क्या नहीं है? साध्य नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक साधनों व मूल्यों की प्राप्ति का क्या होता है? साधन होता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साधनों व मूल्यों की प्राप्ति का क्या माना जाता है? साधन माना जाता है। तो हम कहेंगे राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक साध्य और मूल्यों की प्राप्ति का क्या है? साधन है। अब है सामाजिक लोकतंत्र। हमने क्या पढ़ा? समझ में आया? हमने पढ़ा पहला जो लोकतंत्र था वो था राजनीतिक लोकतंत्र। अब है सामाजिक लोकतंत्र, समाज। तो इसको हमें बहुत इजी है, देखो सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या था? समझ हो गया आपने? राजनीतिक लोकतंत्र वो होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र राजाओं के हाथ में शक्ति हो। राजनीतिक लोकतंत्र में इसको व्यक्तिवादी विचार भी, अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उसके बाद में कह देना कि इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई इसलिए इसे पश्चिमी, और मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र का। उसके बाद में लोकतंत्र को 2 भागों में बांट दिया इसको, कि एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ये ध्यान में रखना है, एक प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि हो जाएगा। जो मतलब देखो प्रत्यक्ष हो जाएगा वो तो विशुद्ध लोकतंत्र हो जाएगा, अप्रत्यक्ष वो प्रतिनिधि लोक। और प्रतिनिधि लोकतंत्र को 2 भागों में बांट दिया। आपको पता है प्रतिनिधि लोकतंत्र कौन से 2 भागों में? एक संसदीय लोकतंत्र, एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। फिर उन्होंने मान्यता कि वो संविधानवाद में क्या करता है? विश्वास करता है। उसके बाद में हम कहेंगे कि प्रभु सत्ता जनता में निवास करती है, उस नियमों को संविधान में लोकतांत्रिक रूप से लागू करती है। अब है सामाजिक लोकतंत्र। तो समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र, समाज के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र
स्थापित किया जाता है उसको सामाजिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भी आपको विशेषता समझनी है। तो समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र, मतलब समाज के रूप में एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र स्थापित करें, इसे सामाजिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समानता की भावना। मतलब सामाजिक लोकतंत्र के मतलब सामाजिक भावना, सामाजिक समानता का भावना, मतलब स्त्री और पुरुष, अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। नाम से पता चल रहा है सामाजिक लोकतंत्र, समाज एक समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, तो समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समानता की भावना। भाई समाज में किसी तरह का क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, तो सामाजिक समानता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र कहता है कि समाज में नस्ल, अब ये अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, कौन से अनुच्छेद में है? 15। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ क्या नहीं हो, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, इसे सामाजिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो हमें इस चीज़ से पता चला कि सामाजिक लोकतंत्र क्या हुआ, कि समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य था सामाजिक समानता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं हो। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 15। भेद नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए, भले अमीर हो या गरीब हो या जाति या उम्र नीच, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हरनासा के अनुसार, हरनासा ने एक परिभाषा दी, देखिए, लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो। हरनासा कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की क्या हो, प्रबलता हो, जिसमें समानता के सिद्धांत क्या हो, प्रचलित हो। किसने कहा? हरनासा ने, कि सामाजिक लोकतंत्र वो होता है जिसमें समाज के विचार की प्रबलता हो, जिसमें समानता के सिद्धांत की प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। सामाजिक लोकतंत्र है वो सामाजिक समानता के अधिकार को महत्व देती है। इस चीज़ को आपको विशेषतः क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये समझ में आई होगी कि सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक, मतलब समाज से रिलेटेड लिखनी है। इसमें हरनासा का कोटेशन लिख देना कि लोकतांत्रिक समाज है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, जिसमें सामाजिक समानता के सिद्धांत प्रचलित हो। यह हरनासा की परिभाषा हो जाएगी। सामाजिक लोकतंत्र में मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त हो। अमीर गरीब ये नहीं है, जो भी व्यक्ति है सभी व्यक्तियों एक जैसा अधिकार हो, जो मेरे को अधिकार मिले वो सभी व्यक्तियों को अधिकार मिले। तो सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी कारण व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझना चाहिए चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। तो पहले देखिए, यह ध्यान में रखना है कि सामाजिक लोकतंत्र वो कहते हैं समाज के रूप में एक लोकतंत्र स्थापित किया जाता है, उसे सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य है कि सामाजिक समानता की भावना, मतलब सबको भावना, समाज की भावना के आधार पर होना, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना, सामाजिक समानता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र के जाति, धर्म, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। अनुच्छेद 15 हरनासा ने कहा लोकतांत्रिक सामाजिक वो शासन प्रणाली है जिसमें समानता के सिद्धांत, प्रचलित विचार की प्रबलता हो और समानता का सिद्धांत लागू हो या प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति समाज में समान रूप से क्या हो, महत्व प्राप्त हो। व्यक्ति को किसी प्रकार के सुख साधन का मात्र नहीं समझना चाहिए। उसकी दो बातें हैं। कौन सी दो बातें हैं? देखिए, एक तो ये मैंने बता दिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन सी दो बातें? एक तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 15 मैंने बता दिया कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। भाई किसी के साथ इस तरह का क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के सम्मान क्या किए जाए, अवसर दिए जाए। तो ये सामाजिक मान्यता के दो क्या है, मतलब अवधारणा है, दो बातें हैं। तो धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किया जाए। ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? सामाजिक लोकतंत्र हुआ। उसके बाद में आपका टॉपिक है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक मतलब पैसे से मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक लोकतंत्र। तो आर्थिक लोकतंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ये देखो आर्थिक लोकतंत्र। तो आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है अर्थ, धन। आर्थिक लोक अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र होते हैं। उसको कौन सा लोकतंत्र कहते हैं? अर्थ मतलब पैसा। कौटिल्य ने कहा था अर्थतंत्र के, पृथ्वी, किसी मार्शल ने कहा था अर्थतंत्र के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर। अर्थ के बिना तो कुछ है ही नहीं। अर्थ मतलब ये नहीं, अर्थ मतलब धन से। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को कौन सा लोकतंत्र कहते हैं? आर्थिक लोकतंत्र। वर्तमान सदी में आर्थिक
वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार है मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। वर्तमान में जो आर्थिक लोकतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तियों ने आर्थिक क्षेत्र को भी लोकतंत्र की चर्चा में की थी, जो मार्क्सवादियों और समाजवादियों आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न भिन्न क्या थी, विपरीत। तो ये तीसरा था। और नैतिक लोकतंत्र के बारे में हम कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।